हेलो डियर मेडिकल एस्पिरेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर पे। आज हम जनरल एनाटॉमी का डील करने वाले हैं टॉपिक स्केलेटन एंड जॉइंट्स का। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा पोर्शन है कंपेरेटिव टू एनसीईआरटी जो आपने पिछले साल पढ़ा होगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग तोड़ देंगे दो हिस्सों में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज हम पार्ट ए में डील करने वाले ओनली फॉर द स्केलेटन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए जैसे हम सभी को पता है स्केलेटन एंड जॉइंट्स का, स्केलेटन क्या है ना, इट फॉर्म्स द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अगर आपको याद हो, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नाम का एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ से स्केलेटल टिश्यू का ये शब्द आया है। इसका ग्रीक अर्थ है स्क्लीरस। स्क्लीरस यानी कि इसको बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू, जो कि ग्रीक में इसको मीन करते हैं ड्राइड या कि सूखा हुआ। तो वैसे ही ये जो बोन्स है ये क्या होता है ना, ये सूखा हुआ ऐसा चीज़ है जो हमें सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। मेजर फंक्शंस होता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज, ब्लड सेल प्रोडक्शन, एग्जांपल जैसे हम लोगों ने लिया था। फिर जॉइंट्स, जॉइंट्स का क्या काम होता है ना, ये बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करता है जो वेरिएबल मूवमेंट्स में हेल्प करता है। तो ये जो जॉइंट्स है ना, इनको हम वेरियस टाइप से क्लासीफाई करते हैं। उसके साथ ये जो जॉइंट्स है ये लोग एक डिग्री तक हमें रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं। ROM मतलब रेंज ऑफ मोशन। तो ये वाला जो सेक्शन होगा, जैसे पहले ही बताया था क्लास के पहले, कि यहाँ पर हम लोग बोन के टाइप्स, ऑसिफिकेशन कवर अप करेंगे। जॉइंट्स वाला जो टॉपिक है वो हम अगले पार्ट बी में कवर अप कर लेंगे। तो देखिए ह्यूमन स्केलेटन ना, ह्यूमन स्केलेटन इज द हार्ड इंटरनल सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स 206 बोन्स, और ये बोन्स है वो कनेक्ट होता है बाय द मीन्स ऑफ जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है। नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि स्केलेटन सिस्टम का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है यहाँ पर एक्सियल, AX लिख रहा हूँ, और दूसरा होता है यहाँ पर एपेंडिकुलर, जिसको APP लिख रहा हूँ। अगर आपको पता होगा ये जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें रहता है 80 बोन्स, और जो एपेंडिकुलर है इसमें 126 बोन्स। टुगेदर अगर आप इसको देखते हैं तो कितना आता है ना, 206 बोन्स, जो कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में मिलता है। जैसे कि ह्यूमन स्केलेटन का हमने ये पिक्चर ले लिया है, पहले बताया गया था कि इसको हम डिवाइड किए थे 2 सेगमेंट्स में। पहला था एक्सियल, जो कि AX हम डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा है एपेंडिकुलर। तो ये जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है इसका मतलब क्या है ना, ये बनाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। जैसे हम होते हैं अर्थ का एक एक्सिस पास होता है स्ट्रेट, तो ये वाला सेंट्रल पार्ट को ऐसे कवर अप करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और दूसरा पार्ट क्या था, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर क्या होता है ना, A, इसके साथ देखिए P है, P फॉर आप याद रखिए पेरीफेरी। पेरीफेरी यानी कि ये आपका अपर लिम्ब का हो गया, ये आपका लोअर लिम्ब का हो गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ बनाता है एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का कंपोनेंट्स। तो चलिए विस्तार से देख लेते हैं। पहले मैं लाल से यहाँ मार्क कर रहा हूँ। देखिए एक्सियल में मैंने क्या बोला था, ये वाला चीज़ आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है आपका स्कल। इसके साथ क्या आ रहा है आपके यहाँ पर ऑडिटरी ऑसाइकल्स, या फिर जो आपका ईयर है उसमें रहता है, उसमें क्या क्या बोन्स रहता है ना, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके साथ क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक बोन होता है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन, वो हायोइड बोन आ जाएगा। उसके साथ क्या आएगा ना, आपके जो वर्टिब्रल कलम मिल रहा है, वर्टिब्रल कलम्स आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसका रिब केज मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्टर्नम मिल जाएगा। ये सब आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब अगर एपेंडिकुलर या फिर पेरिफेरल को देखा जाए, ये देखिए ये वाला पेरिफेरल है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, और यहाँ पर अगर हम देख लें तो क्या मिल रहा है ना, पहले हमें मिल रहा है यहाँ पर फीमर मिल रहा है, हमें यहाँ पटेला मिल रहा है, या फिर जो नी बोन है। फिर है टिबिया, फिब्यूला, जो कि हमारे लेग्स के बोन्स होते हैं। फिर टार्सल, मेटाटार्सल फैलेंजेस, ये हो गया लोअर लिम्ब का। अपर लिम्ब में हमें मिल रहा है ह्यूमरस, जो कि एक लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। रेडियस, अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस एक्सेट्रा। इसके साथ ये जो पेल्विस है ना, ये पेल्विक गर्डल भी एपेंडिकुलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ कॉम्पिटेंसी हम लोग फंक्शन ऑफ स्केलेटन्स थोड़ा देख लेते हैं। पहले हमें यहाँ मिल रहा है कि ये हमें शेप देता है, सपोर्ट देता है और मैकेनिकल फ्रेमवर्क बनाता है, जैसे पहले ही पता गया था।
प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स। देखिए हम अगर गिर जाते हैं तो हमें सर पे चोट लगता है, इट ब्लीड्स, क्या आपको ब्रेन पे कुछ इफेक्ट होता है? नहीं, अगर सीवियर कोई एक्सीडेंट ना हो तो वैसे ही क्या होता है, ये स्कल, ये जो बाकी बोन्स है, रिब केज है, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, इनको प्रोटेक्ट करता है। फिर एक्ट एज लीवर फॉर मसल्स ड्यूरिंग मूवमेंट। ये जो आप मसल का मूवमेंट कर रहे हो या फिर आप यहाँ चल रहे हो, कैसे फैसिलिटेट होता है ना, बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स अलॉन्ग विद द सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी ऑफ बोन। तो इसीलिए ये एक सिनर्जिज्म यहाँ पर काम करता है। उसके साथ ये स्टोर करता है कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड कॉन्टेंट्स मैरो फॉर रेड सेल फॉर्मेशन। देखिए जो रेड सेल होता है ना, ये जो हमारा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, मेगा कैरियोसाइट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, प्लेटलेट्स जैसे मैंने बताया था, ये सब चीज़ें। तो ये सब कहाँ से बनता है ना, हमारा जो बोन मैरो होता है वहीं से। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं, जैसे कि हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख ही लिया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पर। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जैसे बोला था कि सेंट्रल पे होता है, तो सेंट्रल पे हमें मिलेगा स्कल, हमें मिलेगा वर्टिब्रल कलम, हमें मिलेगा रिब्स एंड स्टर्नम, हमें मिलेगा सेंट्रल सपोर्टिंग एक्सिस। दूसरी तरफ पे है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर पी से मैंने बोला था आपको याद रखना है पेरीफेरी, तो उसमें आपको मिलेगा पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डल, लोअर लिम्ब। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ से टेबुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ये करीब 3 मार्क का एक क्वेश्चन बन जाता है आपका यूनिवर्सिटी प्रॉफ एग्जाम्स में। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन। ये वाला बहुत विविड पोर्शन है, क्योंकि इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, 1 2 3। क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन शेप, classification can be based on the structure, classification of this bone can be based on developmental। फिलहाल हम जो ये देखने वाले हैं, ये होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द शेप, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरीज में पहला है हमारा लॉन्ग बोन्स, यानी लंबा बोन। अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से याद हो तो कुछ हमारा लॉन्ग बोन्स थे, जैसे ना हमारा था फीमर जो कि हमारा थाई बोन है, उसके बाद है हमारा ह्यूमरस, उसके बाद है हमारा रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिब्यूला, ये सब बोन्स। अब आता है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट मतलब जो कि छोटा सा होता है या फिर उनका लेंथ उतना ज़्यादा नहीं होता, तो क्या होता है हमारा कार्पल, टार्सल्स, ये सब। फ्लैट बोन, चपटा हुआ, जो बोन ऐसा चपटा जैसे दिखता है, वो क्या हो सकता है ना, स्कल वॉल्ट, हमारा जो स्कल का वॉल्ट है वो, स्टर्नम, स्कैप्यूला। और इरेग्युलर बोन, जिनका शेप इरेग्युलर होता है, एक सिमेट्रिकल पोर्शन पे तो होता है यार, बट उनका शेप थोड़ा विविड टाइप का होता है। तो उसमें हमारा आता है वर्टिब्रा एंड हिप बोन। जैसे कि आपको वर्टिब्रा याद ही होगा, हमारा वर्टिब्रा में एक ऐसा प्रोसेस है, फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, फिर ऐसे करके बॉडी, यहाँ पर आपको मिलेगा वर्टिब्रल कलम, हमारा बनता है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिला के ये एक बोन बनता है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल या फिर पेल्विक बोन, 3 बोन के फ्यूजन से। तो ऐसे ही हम लोग क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द शेप, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, शेप। तो पहले मैंने बोला था लॉन्ग बोन, जो कि एग्जांपल मैंने बोला था फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिब्यूला। फिर शॉर्ट बोन्स में आता है जिसको हम बोलते हैं कार्पल्स, ये सब। फ्लैट बोन, चपटा हुआ, जिसमें हमको स्टर्नम मिल रहा था। इरेग्युलर बोन, जिसमें हमें वर्टिब्रा मिल रहा था। और सिस्मॉइड बोन। देखिए ये सिस्मॉइड बोन जो है ना, ये वाला आपका ज़्यादातर MCQs में आता है, MCQ बन जाता है। और उसके साथ ना ये वाला आपका 3 मार्क्स का एक फंक्शन का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो सिस्मॉइड बोन जैसे बहुत सारे हैं, उसमें से एक का मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि है पेटेला। इसके साथ आपको मिलेगा कुछ और बोन्स, जैसे कि है हमारा पिसिफॉर्म, पेटेला। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं फेबेला। विद टाइम जब आप पढ़ते रहेंगे, हम जब जनरल एनाटमी कवर करके जब हम एक्चुअल एनाटमी में आएंगे, तब हम ये पढ़ेंगे पिसिफॉर्म बोन कहाँ होता है ना, हमारे ये जो कार्पल्स बोन होता है उसके साथ एक मिलता है यहाँ पर। अभी उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना आप याद रखिए कि पिसिफॉर्म, फेबेला, ये सब सिस्मॉइड बोन्स का एग्जांपल है। और पेटेला देखिए क्या है ना, पेटेला हमारा है नी बोन, ये जो नी का हम जॉइंट बनाते हैं वो है नी बोन। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो लॉन्ग बोन है ना, ये लॉन्ग बोन 2 कैटेगरीज में आपको मिल सकता है। एक होता है टिपिकल लॉन्ग बोन,
टिपिकल लॉन्ग बोन, और दूसरा होता है मिनिएचर और शॉर्ट लॉन्ग बोन। इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट इतना आप थोड़ा बहुत जान के रखिए कि एक होता है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं ना, टिपिकल लॉन्ग बोन और नहीं तो मिनिएचर या शॉर्ट लॉन्ग बोन। तो चलिए देख लेते हैं फिर से ना। टिपिकल लॉन्ग बोन जो हमने डिस्क्राइब किया था कि लॉन्ग बोन के अंदर जो पहला कैटेगरी आता है यानी कि 1A के अंदर, वो है ये ह्यूमरस। दूसरा जो आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि है मेटाकार्पस, जो कि मिनिएचर और शॉर्ट लॉन्ग बोन है, जिसको हम क्लासीफाई करेंगे बी में। फिर मॉडिफाइड लॉन्ग बोन जो कि है क्लैविकल। क्लैविकल एकमात्र ऐसा बोन है ना जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है हमारे बॉडी में, तो ये आपको याद रखना चाहिए। फिर है टार्सल जो कि शॉर्ट बोन में आता है। रिब्स हमारा फ्लैट या चपटा बोन में आता है। न्यूमैटिक बोन्स, देखिए न्यूमैटिक मतलब जिसमें हवा भरा रहता है, हवा, एयर, ठीक है। इरेग्युलर बोन्स में हम लोगों ने पढ़ा था वर्टिब्रा आता है, और सेसमॉइड बोन में आता है पेटेला, उसके साथ फबेला, पिसिफॉर्म, राइडर बोन्स, बहुत सारे हैं। और एक्सेसरी और सुपर न्यूमेरी बोन्स नाम का होता है, जिसमें सूचरल और वोर्मियन बोन जो कि एक्सेसरी सुपरनेचुरल बोन्स में होता है, जो कि हमारे स्कल के ईदर साइड में रहते हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन में ना। पहला हमारा था लॉन्ग बोन, फिर था शॉर्ट बोन, फिर था फ्लैट बोन, फिर इरेग्युलर बोन्स, फिर न्यूमेटिक बोन, सेसमॉइड बोन और सुपर न्यूमरी बोन्स, ठीक है। न्यूमेटिक बोन आपको मैंने डाउट यहाँ क्लियर कर दिया कि ये होता है फॉर एयर, जिसमें एयर रहता है। कुछ एयर साइनस नाम का चीज़ होता है, जैसे कि हमारा जो स्कल है ना, एक्चुअली इसका हम और क्लासिफिकेशंस देखेंगे जहाँ पर हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो ये जो कॉम्पैक्ट होता है वो आउटर लेयर को कॉम्पैक्ट बनाता है, ऐसे करके आउटर लेयर ये इसका कॉम्पैक्ट बनता है, और अंदर जो रहता है ना वो यहाँ पर खोखलापन रहता है, उसमें हवा भरा रहता है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्जी पार्ट। तो ये जो स्पॉन्जी पार्ट है ना, इसको अगर आप देखें एक ऐसा चीज़ बनाता है जिसमें ना हवा भरा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं एयर साइनस। वैसे ही हमारे स्कल में बहुत सारे एयर साइनस मिलते हैं, फ्रंटल एयर साइनस, एथमॉइडल एयर साइनस, स्पेनॉइडल एयर साइनस, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे हेड नेक ब्रेन पे। फिलहाल के लिए इतना जान के रखिए। ये क्या होता है ना, ये जो न्यूमैटिक बोन्स होते हैं ना, ये एयर साइनस या फिर ये जो एयर कैविटीज़ होता है, ये स्कल का या फिर कोई एक जो बोन है उसका वेट को डिक्रीज करता है। नहीं तो आप ही सोचिए, अगर आपका स्कल इतना भारी होता है, आप अपना सर को ऐसे ऊपर पकड़ के रख सकते थे क्या? आप ऐसे इरेक्ट करके रख सकते थे क्या? नहीं, आपका सर ऐसे जाके गिर जाता। तो इसीलिए ये वाला यहाँ पर रखा है ताकि ये वेट को मेंटेन कर सकें। तो अब है स्पेशल टाइप्स ऑफ बोन, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पहले ही हमें मिला गया था यहाँ पर सेसमॉइड बोन, न्यूमैटिक बोन, सूचरल बोन एंड हेटेरोटॉपिक बोन। सेसमॉइडल बोन का क्या बोला था, जो टेंडेंस पेटेला इसमें मिल जाता है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट एग्जाम्पल है। इसके साथ और भी हम लोगों ने बात किया था फेबेला, पिसिफॉर्म, राइडर्स बोन वगैरह वगैरह। सो नाउ हम देखेंगे न्यूमैटिक बोन, जो कि बोला गया था एयर फिल्ड कैविटी रहते हैं। बात किया था हम लोगों ने स्कल का कुछ पार्ट, जैसे फ्रंटल, मैग्जिला, स्फेनॉइडल, एथमॉइडल वगैरह वगैरह। सूचरल बोन जो कि स्मॉल लक्सरी बोन रहता है, जो कि क्रेनियल सूचर के अंदर रहता है, जिसको हम बोलते हैं वोर्मियन बोन्स, ठीक है, या फिर इसको और एक और नाम से बोला जाता है सुपर न्यूमेरी बोन्स। फिर हेटेरोटॉपिक बोन्स जो कि डेवलप एबनॉर्मली विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सो अब है पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन। देखिए बोन का पहले 2 पार्ट होता है, एक होता है उसका एपिफाइसिस, फिर होता है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस यानी उसका शाफ्ट, या जो लंबा सा आपका चीज़ होता है शाफ्ट, और ऊपर का जो आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। अभी जो डायाफाइसिस है ना, डायाफाइसिस के और एपिफाइसिस के बीच में एक ऐसा जगह होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस के नाम पे। तो पहले एक एक चीज़ हम लोग पहले से देख लेते हैं ना। जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन का क्या बोला था पहले ही, 2 पार्ट होता है, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में एक जगह होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। अब एपिफाइसिस का हम जो चीज़ देखते हैं उसमें यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है, स्पॉन्जी या कैल्किनस बोन आपको बोला था। कुछ और क्लासिफिकेशन होता है बोन्स का जो हम बाद में देखेंगे, तो अभी जान के रखिए कॉम्पैक्ट बोन और कैल्सिनस बोन का होता है। तो यहाँ पर आपको मिल गया स्पॉन्जी बोन या कैल्सिनस बोन का। तो ये जो डायाफाइसिस है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा ना, इसके अंदर आपको मिलेगा मेड्यूलरी कैविटी या फिर येलो बोन मैरो। यही वो जगह है जहाँ से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब इसका जो लेयरिंग रहता है ना, वो 2 लेयर पे रहता है। एक होता है एंडोस्टियम, यानी कि अंदर की तरफ जो कवरिंग बना रहा है, और आउटर सरफेस को बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम।
और ये जो है यहाँ पर दो पार्ट्स आपको पहले ही बोला गया था कि ऐसा एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन में, ये इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और इसके बीच में छोटा छोटा आपको जगह मिलेगा, स्पेस, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी या फिर स्पॉन्जी और कैल्सिनियस पार्ट। तो ये है आपका पार्ट एज अ स्पॉन्जी बोन, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है स्पॉन्जी पार्ट, और ये वाला है इसका कॉम्पैक्ट पार्ट। ये एपिफाइसिस वाला चीज़ है क्या ना, एपिफाइसिस वो पार्ट है लॉन्ग बोन का जो ऑसिफाई करते हैं सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। देखिए आपका एक बोन ऐसा डेवलप हो रहा है, उसका एपिफाइसिस ऐसा जुड़ता है, ये एक पार्ट है ऊपर वाला और ये एक पार्ट है, ये है डायाफाइसिस, ये है एपिफाइसिस, को जोड़ना पड़ेगा फिर जाके ना ये बोन एक लंबा सा कॉम्पैक्ट सिंगल स्ट्रक्चर बोन बनेगा, है कि नहीं। तो ये एपिफाइसिस काम करता है। मेटाफाइसिस क्या है ना, मेटाफाइसिस इज द मोस्ट एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, ठीक है। ये वही पार्ट है जो एक ग्रोइंग पार्ट रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ हम बाद में पढ़ेंगे जो ब्लड सप्लाई होता है इस लॉन्ग बोन्स में, उसमें ना आपको यहाँ पर हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि ब्लड वेसल्स होता है। तो ये जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें ना बैक्टीरियल का स्टैग्नेशन का चांस ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो कि मेटाफाइसिस के लिए होता है। मेरा मेटाफाइसिल जो आर्टरीज रहता है हेयर पिन लूप शेप्ड, उसमें जाके ये बैक्टीरिया अटक जाता है, जिसके लिए सेप्सिस होने के लिए एक केस होता है जिसका क्लिनिकल कंडीशन का नाम है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब ये एपिफाइसिस और डायाफाइसिस जब फ्यूज़ हो जाते हैं ना, तो ये जो मेटाफाइसिस का जो आर्टरी रहता है, मेटाफाइसिल आर्टरीज बोलते हैं, वो वाला हेयर पिन बेंड जो लूप होता है वो चला जाता है, वो एक नॉर्मल कम्युनिकेटिंग आर्टरी जैसा बन जाता है। इसीलिए एडल्ट्स में ना ये वाला ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं मिलता, ये वाला आपको होगा इन चिल्ड्रंस, एडल्ट्स में नहीं होता, क्योंकि ये वाला यहाँ पर फ्यूज़ होके एक नॉर्मल ऐसा आर्टरी बना देता है, ऐसा इतना हेयर पिन लूप जैसा नहीं बनाता, ठीक है। अब एपिफाइसिस देखिए, ये जो एपिफाइसिस वाला पार्ट है ना, इसका कुछ टाइप्स है, प्रेशर, ट्रैक्शन, एटावेस्टिक, एबरेंट। तो ये हम देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देख लेते हैं ना, ये जो डायाफाइसिस है ये एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट जैसा पार्ट है दैट कंटेन्स मेड्यूलरी कैविटी। एपिफाइसिस आर एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, जो कि सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनाता है, सो दैट अ बोन कैन मेक अ कंप्लीट सिंगल पार्ट, जो कि आर्टिकुलेशन में हेल्प कर सकते हैं। फिर मेटाफाइसिस का होता है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में रहता है, और एपिफाइसिल प्लेट जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ कार्टिलेज, जो रिस्पॉन्सिबल करता है आपका इंक्रीज इन लेंथ के लिए। कुछ लोग देखते हैं बहुत लंबे हैं, जैसे कि ये हमारा है कल्लू कालिया और ये हमारा है चिंटू। दोनों का एज अगर सेम भी हो तो इनका हाइट सेम क्यों नहीं, इनका हाइट में इतना डिफरेंस क्यों है ना, ये होता है ड्यू टू द एपिफाइसियल फ्लेट, जो कि अगर जल्दी फ्यूज़ हो जाएगा तो आपका वो हाइट वाला चीज़ नहीं बढ़ेगा, अगर देरी से फ्यूज होता है तो आपका हाइट बढ़ सकता है, बिकॉज इट हैव ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्स एक्शन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, तो यहाँ पर ही वो ग्रोथ हार्मोन एक्ट करते हैं, जिसके लिए ये मल्टीप्लाई होता है, सेल्स मल्टीप्लाई करके जो लेंथ रहता है ये बड़ा बनाता है और आपका हाइट इंक्रीज करता है। सो दिस एपिफाइसियल प्लेट इज़ दैट रिक्वायर्ड पार्ट। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था कि कुछ और क्लासिफिकेशंस होता है बोन का, पहले हम लोग पढ़ लिए थे बेस्ड ऑन शेप, अभी पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर हम इसको बोलते थे कॉम्पैक्ट बोन, कैल्किनियल बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन वही है जो आउटर कॉर्टेक्स बनाता है ऑफ द बोन, जो कि बहुत सख्त होता है, जैसे कि ये वाला सख्त वाला, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन। कैल्किनियस बोन कॉन्सिस्ट ऑफ स्पॉन्जी ट्रेवेक्यूले इनसाइड, स्पॉन्जी ट्रेवेक्यूले, तो यहाँ पर अंदर जो मेडुलरी छोटे छोटे कैविटीज रहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेवेक्यूले। तो ये बनाता है आपका कैंकेलस बोन, ये आपका मेड्यूलरी पार्ट। और मेड्यूलरी जो कैविटी होता है वो दो तरह का होता है, आइदर रेड और येलो। आपने पढ़ा होगा कि बोन मैरो तो टू टाइप्स का होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो वैसे ही ये वाला मेड्यूलरी कैविटी का यहाँ बात किया जा रहा है। और ये जो पेरियोस्टियम है दैट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस एक्सेप्ट द आर्टिकुलर कार्टिलेज। पेरियोस्टियम आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास नहीं करता, नहीं तो आर्टिकुलेशन वो ठीक से नहीं कर पाएगा। सो अब देखते हैं पेरियोस्टियम क्या होता है।
Now, periosteum is a vascular connective tissue membrane that covers the outer layer of the bone. आउटर फाइब्रस लेयर होता है और इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर होता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, जैसे कि फॉर सपोज ये वाला बोन का एक पार्ट है, तो ये वाला उसका बनेगा पेरियोस्टियम। ठीक है, ये वाला बनेगा पेरियोस्टियम। इसका जो आउटर सरफेस है, अगर ये वाला आपका होता है आउटर और ये वाला आपका बनता है यहाँ इनर, तो ये आउटर सरफेस जो होता है ना वो फाइबर से बनता है या फिर फाइब्रस रिच लेयर, और इनर जो रहता है ये बोन के साथ कंटिन्यूअस पे रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर, क्योंकि ये यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है विद द एंडोस्टियम। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनर सरफेस, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंडोस्टियम। ठीक है, आपको समझ में आया। और उसके साथ साथ ये वाला जो है ना, दिस हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, एपोजिशनल ग्रोथ और फ्रैक्चर रिपेयर। देखिए जो फ्रैक्चर रिपेयर का हम बात करेंगे ना, ये वाला अलग से एक टॉपिक है जो ज़्यादातर 5 या 3 मार्कर का क्वेश्चन बनता है आपका यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके साथ ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जो आप सेकेंड ईयर पे जाके ना पैथोलॉजी पे भी पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं एंडोस्टियम और बोन मैरो के बारे में। देखिए ये जो एंडोस्टियम है ना, दैट लाइंस द मेड्यूलरी कैविटी, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया, और इंटरनल बोन सरफेस। अब देखिए दो तरह का बोन मैरो हम बताए थे, पहला होता है आपका रेड बोन मैरो और दूसरा है येलो बोन मैरो। आर फॉर रेड, आर फॉर आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। तो ये ब्लड सेल्स बनाते हैं बाय द मीन्स ऑफ हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन द बोन मैरो कैविटी, तो उसी को हम बोलते हैं हेमाटोपोइसिस। ये जो एडल्ट होता है, ये रेड बोन मैरो ना परसिस्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड प्रॉक्सिमल लॉन्ग बोन्स। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का कौन कौन सा बोन है, फिर से एक बार रिवाइज कर ले। जी हाँ, हमारा था स्कल, हमारा मैलियस इनकस स्टेपिस, बट यहाँ पर रेड बोन मैरो वहाँ पर परसिस्ट नहीं करेगा, बहुत कम परसिस्ट करते हैं क्योंकि वो सब स्मॉलेस्ट बोन्स में एक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेपिस। फिर आपका रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम एक्सेट्रा, है ना। और प्रॉक्सिमल लॉन्ग बोन जैसे कि ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, ठीक है, ये सब बोन्स में। और ये जो येलो बोन मैरो कैविटी ना, ये प्रीडोमिनेंटली एडिपोस टिश्यू रहता है इसमें। ठीक है, एडिपोस टिश्यू यानी फैट का जो मिसिकल्स बनता है ना, तो वो बन जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, उसको यहाँ पर ये स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात किए थे कि एपिफाइसिस के कुछ वेरियस टाइप्स होता है, वैसे ही टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटावेस्टिक एपिफाइसिस एंड एबरेंट एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस वही है ना जो वेट बेयर करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है बॉडी वेट बेयरिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना, हेड ऑफ द फीमर, ह्यूमरस, कॉन्डाइल्स ऑफ द टीबिया, लोअर एंड ऑफ रेडियस। फिर है ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस वो है जो बनता है बाय द पुल ऑफ द मसल, पुल ऑफ द मसल। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर ये ऑसिफाई करते हैं लेटर देन दैट ऑफ द प्रेशर एपिफाइसिस ऑफ द सेम बोन, और ये नॉन आर्टिकुलर बनता है। तो एग्जाम्पल मिलता है हमको ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस एंड लेसर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर। फिर आता है एटावेस्टिक एपिफाइसिस। एटावेस्टिक एपिफाइसिस मतलब फाइलोजेनेटिकल इशू, यहाँ पर फाइलोजेनेटिकल बात किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट बोन था, ये एक इंडिपेंडेंट बोन था, सॉरी, बट लेटर ऑन ह्यूमन बॉडी में वो एक दूसरे बोन से अटैच हो जाता है। तो वो पार्ट है हमारा कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला और पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ टेलस। फिर आता है एबरेंट, जो कि अनयूजुअल एंड ऑफ द शूड बोन पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल ना, फर्स्ट मेटाकार्पल एपिफाइसिस एंड बेस ऑफ सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल्स। देखिए इनमें से ना ये जो एटावेस्टिक एपिफाइसिस है ना, ये वाला ज़्यादातर आपका आएगा प्रैक्टिकल्स पे आपको स्कैप्यूला का कोराकोइड प्रोसेस को मार्क कर दिया जाएगा और फिर बोलेगा आइडेंटिफाइड इज स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला पार्ट ऑफ एटावेस्टिक एपिफाइसिस। फिर आता है ये वाला जो कि उतना ज़रूरी है नहीं, बट फिर हम बात कर लेंगे, ये होता है प्रेशर एंड टेंशन लैमिले एंड कैल्कर फेमोरल, जो क्रॉस सेक्शनल एंड अपर एंड ऑफ फीमर का एक पार्ट है। वहाँ पर प्रेशर लैमिला आप देख रहे हो और टेंशन लैमिला देख, तो देखिए ये वाला कैसे ना, ये रेजिस्ट करता है कॉम्प्रेसिव फोर्स, जो कंप्रेशन होता है ना वही इसको रेजिस्ट करता है। तो उसका देखिए ऐसा आ रहा है कि नहीं।
और दूसरा आता है यहाँ पर टेंशन लैमेले जो कि रेजिस्ट करते हैं बेंडिंग फोर्सेस इन द नेक। तो ये वाले क्या है ना, ये वाला ऐसा चीज़ है ना जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्स एंड रेजिस्ट शेयरिंग फोर्स, जो कि एक बोन को वीक बना देता है। अब देखिए अगर वीक हो गया बोन तो क्या हो सकता है, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विल इंक्रीज। सेम चीज़ यहाँ पर है। तो भगवान ने ऐसा बनाया है तो हमारा ये जो फोर्स कंप्रेसिव रेजिस्टिव जो फोर्सेस लगता है ना बोन में ना, वो ऐसा उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ताकि ये बोन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, उसका स्ट्रेंथ मेंटेन हो सके। टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस तो पहले ही जैसे हम बता दिए थे कि टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस 4 तरह के होते थे। प्रेशर एपिफाइसिस जो कि 1 है, ट्रैक्शन एपिफाइसिस जो कि दूसरा है, फिर अटाविस्टिक एपिफाइसिस जो कि 3rd है, और लास्ट पे है एबरेंट एपिफाइसिस जो कि 4th में। प्रेशर एपिफाइसिस कहाँ बोला था हम लोगों ने, वेट ऑफ द बॉडी दैट इज हेड ऑफ द फीमर पे। और ट्रैक्शन एपिफाइसिस कहाँ होता है ना, मसल पुल के लिए, जो कि ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे होता है। ओकेशनली प्रेजेंट एपिफाइसिस जो कि एबरेंट एपिफाइसिस में होता है इरेगुलर बोन में, जो कि है हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, और ये है 2nd to 5th मेटाकार्पल्स का बेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन जो कि यहाँ मिलेगा आपको, वो है अटाविस्टिक एपिफाइसिस कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैप्यूला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क एज अ 5 और 3 मार्कर क्वेश्चन इन योर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। अब देखिए आता है लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एपिफाइसिस। जैसे पता है कि हमारा जो लॉन्ग बोन है उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं ऐसे करके, है ना, तो 2 एपिफाइसिस रहेंगे यहाँ पर। अब क्या बोलता है यहाँ पर ये लॉ ना, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो है वो जो पहले आया है ना वो लास्ट पे यूनाइट होता है, और जहाँ पर वो लास्ट पे आता है वो फर्स्ट यूनाइट होता है या फर्स्ट फ्यूजन होता है। पर इसका एक एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं फिब्यूला का। फिब्यूला का जो ऊपर वाला एपिफाइसिस है ना वो 3rd to 4th ईयर के बीच में आता है, और जो नीचे वाला है वो है एपिफाइसिस, वो 1st ईयर को आता है। अब जैसे हमने लॉ में पढ़ा था जो पहले आता है वो लास्ट पे फ्यूज़ होता है, तो देखिए ये वाला फ्यूज़ होता है 15 to 17th ईयर में, क्योंकि ये वाला आया है 1st ईयर पे। अब ये देखिए ये जो 3rd और 4th ईयर पे आता है जो कि लेटली आया है, वो फ्यूज़ कब हो रहा है ना, वो फ्यूज़ हो रहा है बाई 17 to 19th ईयर। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, जो पहले आ रहा है वो यहाँ पहले फ्यूज़ हो रहा है, जो देरी से आ रहा है वो देरी से फ्यूज़ हो रहा है। पर बाकी बोन्स में ऐसा नहीं होता, जो कि एक्सेप्शन फिब्यूला का, ये आपको याद रखना है। बाकी बोन्स पे ये उल्टा होता है। मतलब अगर कोई 1 साल में आ गया तो वो वाला लास्ट में फ्यूज़ होगा, और कोई अगर दूसरा साल में आ गया तो वो फर्स्ट में फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो कैंकलस बोन है पहले हम बात कर लिए थे, जो होता है पोरस और स्पॉन्जी। देखिए ये वाला अंदर का जो मैंने आपको फोटो दिखाया था एयर साइनस का, देखिए कितना खोखलापन आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन और कैल्केनियस पार्ट। इट फॉर्म्स इंटरनल ट्रेबेक्यूलर, रिड्यूसेस वेट, ट्रेबेक्यूलर पैटर्न इज प्रोमिनेंट। बाहर की तरफ देखिए ये वाला पूरा कंपैक्ट है कि नहीं, एकदम ऐसे करके देखिए कंपैक्ट है, इसको बोलते हैं कंपैक्ट बोन, जो कि डेंस एंड हार्ड है। इसका आउटर कॉर्टेक्स बनता है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड ऑस्टियंस आर प्रोमिनेंट इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स में। देखिए आपको पता है कि जैसे कि एक बोन है उसको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बड़ा होने के लिए। हमने बात किया था एपिफाइसिस के बारे में, मेटाफाइसिस के बारे में, जहाँ पर ये लोग यहाँ बड़ा होता है, इलांगेट होता है। तो अब जो भी चाहिए आपको न्यूट्रिशन का ज़रूरत है, आपको ऑक्सीजन का ज़रूरत है, क्योंकि वो भी लिविंग सेल्स है कि नहीं। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये जो हमारा बोन्स में रहता है ये सब सेल्स होते हैं उसका बेसिक सेल्स। तो उनको तो खाना चाहिए। खाना के लिए क्या होता है ना, एक आर्टरी ऐसे करके आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी, जो कि पियर्स करता है आपका पेरियोस्टियम को, फिर अंदर जाता है, फिर जाके ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, अब छोटे छोटे और ब्रांच होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाफाइसियल ब्रांचेस, जो कि पहले बात किए थे, ऐसे हेयर पिन लूप्स बना देते हैं बच्चों में। ठीक है, ये भी पियर्स करके अंदर जाते हैं। फिर ये दोनों यहाँ पर जाके अपने आप में दोनों में ये लोग दोस्ती बना लेते हैं, और अंदर जाके ये लोग भी अपने में फ्यूज़ हो जाते हैं आर्टरी। और एपिफाइसिस के लिए अलग से ऐसा करके एक ब्रांच आता है कि नहीं। तो ये बन गया आपका एपिफाइसियल आर्टरी, ये बन गया आपका मेटाफाइसियल आर्टरी, और ये आपका बन गया यहाँ पर न्यूट्रिएंट आर्टरी। तो इनके अंदर में ये फ्यूज़ है, और छोटा छोटा ऐसे ब्रांचेस रहते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियल आर्टरीज, है कि नहीं। तो ये जो लॉन्ग बोन्स का है, हम एक बार देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ, कि न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर्स थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन। फोरामेन मतलब एक छोटा सा जगह, एक ऐसा छोटा सा ना जगह मिलता है जिसके अंदर से वो आर्टरी पास होता है, अंदर को छेद करके घुसता है बोन पे, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, जो कि सप्लाई करते हैं मैरो और इनर कॉर्टेक्स पे। उसके साथ साथ पेरियोस्टियल आर्टरी जो रहता है वो आउटर कॉर्टिकल रीजन, देखिए आउटर कॉर्टिकल रीजन को सप्लाई कर रहे हैं।
मेटाफाइशियल आर्टरी जो होता है वो मेटाफाइसिस को सप्लाई करता है और ऐसा जाके हेयर पिन लाइक बेंस बनाता है कि नहीं। और फिर एपिफाइसिस का जो आर्टरी बनता है वो एपिफाइसिस के पास रहता है। अब क्या होता है, अगर कुछ बैक्टीरिया आके हेयर पिन लूज में यहाँ आके अटक जाए ना, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। अगर इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो कि हम लोगों ने पहले ही बात कर लिए थे। ठीक है, OSM में लिख रहा हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म ऑस्टियोमाइलाइटिस है। ठीक, तो देखिए यही हमारा है ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। जैसे हम लोगों ने पहले बताया था, फिर से रिवीजन करने थे, ये है न्यूट्रेंट आर्टरी जो कि छेद करके अंदर घुसता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रेंट फोरामेन। साइड से छोटा छोटा देखिए आर्टरी ब्रांच देखिए यहाँ इसको सप्लाई किए जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर पेरियोस्टल आर्टरीज। उसके बाद मेटाफाइसिस में जाके देखिए यहाँ पर ये ब्रांचेज जो बना रहे हैं ऐसे करके, ये है वो हेयर पिन लाइक ब्लेंड्स, जो कि बाद में जाके ये यहाँ पर न्यूट्रेंट आर्टरी के साथ ऐसे जाके वो थोड़ा एनास्टोमोसिस बनाते हैं। एनास्टोमोसिस मतलब हम पढ़ेंगे दो आर्टरी या दो वेन्स के बीच में अगर कोई कनेक्शंस रहता है ना, जो कि यहाँ वो कनेक्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एनास्टोमोसिस। तो ये एनास्टोमोसिस करते हैं। और मेटाफाइसिस के लिए ये देख लिए, और एपिफाइसिस के लिए एक छोटा मोटा यहाँ ब्रांच आता है जिसको हम बोलते हैं एपिफाइशियल आर्टरीज। ठीक है, और पेरियोस्टल आर्टरीज ये पेरिकॉर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये आर्टरीज के नाम पे, फर्स्ट न्यूट्रेंट आर्टरी, फिर मेटाफाइशियल आर्टरी, थर्ड एपिफाइशियल आर्टरी, फोर्थ पेरियोस्टल आर्टरीज। ये भी ज़्यादातर 5 या 3 मार्कर का क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सिटी प्रॉफ एग्जाम्स पे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। न्यूट्रेंट आर्टरी जो होता है वो उनको छेद करके अंदर जाता है, जिसका नाम है न्यूट्रेंट फोरामेन। डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रेंट कैनाल होता है टू द एल्बो आई विल गो, फ्रॉम द नी आई विल फ्ली, वैसा रहता है ये वाला। फिर ग्रोइंग एंड जो रहता है ऑफ लॉन्ग बोन हैज़ यूजुअली रिचर ब्लड सप्लाई एंड लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई में लीड टू ए वैस्क्यूलर नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस मतलब ये जो सेल्स होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं। पचना जो बोलते हैं ना, खाना पचाना, ये जो हमारा डाइजेशन में होता है, वैसे अगर पच जाता है कुछ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, और सेकेंड ईयर में जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे तब डिटेल्ड में नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के नेक्रोसिस होते हैं। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस जो कि टीबी का एक हॉलमार्क होता है। तो वैसे वैसे ये नेक्रोसिस जो शब्द है इसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं एंड पैथोलॉजी, जो कि आपका है सेकेंड ईयर में। ठीक, तो आ चुके हैं हम लोग आज के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑसिफिकेशन। ये जो ऑसिफिकेशन है ना, ये है प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, जो कि दो बोन्स को छोटे छोटे जो आर्टिकुलेशन होते हैं उनको एक साथ जॉइन करके एक कम्पैक्ट सिंगल बोन बनाता है। पहले बनाता है, ये वाला होगा आपका एपिफाइसिस, ये वाला होगा आपका डायफाइसिस। इन दोनों को फ्यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। तो ये कब होता है ना, ये बिगिंस ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द एडोलेसेंस। ठीक है, टू मेन टाइप्स होते हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, दे प्रोड्यूस बोन मैट्रिक्स ड्यूरिंग ऑसिफिकेशन। देखिए कुछ सेल्स का नाम हम अब पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट, सेकेंड है ऑस्टियोक्लास्ट, और थर्ड है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बोन। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि डिग्रेड करते हैं बोन को। ओके, डिग्रेडिंग एक्शन ऑन बोन पे रहता है। ठीक, अब देख लेते हैं आगे। एक होता है इंट्रामेम्ब्रेनस और दूसरा होता है यहाँ पर एंडोकॉन्ड्रियल। देखिए इंट्रामेम्ब्रेनस में क्या होता है ना, ये कुछ मीसोडर्म में रहता है जिसमें मेसेनकाइमल सेल्स रहते हैं। ये मेसेनकाइमल सेल्स ना मेसेनकाइमल कंडेंसेशन के अंदर जाते हैं, जो कि बनाता है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, देखिए जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं। अब अगर ऑस्टियोब्लास्ट बन जाए तो क्या होता है ना, यहाँ पर बनता है फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोइड। ये जो देख रहे हैं ना, ये छोटा सा देखिए यहाँ पर एक छोटा सा येलो कलर का कुछ बना है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोइड। तो ये जो ऑस्टियोइड है ना, ये अंडरगो होता है मिनरलाइजेशन, जहाँ पर इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, ये जो आयरन होता है ये सब यहाँ पर जुड़ते रहते हैं और बनाता है बोनी स्पाइक्यूल्स। क्या बनाता है, बोनी स्पाइक्यूल्स। ये बोनी स्पाइक्यूल्स बनाता है एक बोनी प्लेट, फिर उसका मॉडलिंग होता है। मॉडलिंग करने के बाद एक वेवन बोन, देखिए यहाँ पर एक वेवन बोन बनता है, और वो फिर एक फॉर्मेशन लेता है, एक डेफिनेटिव बोन शेप जो बोन चाहिए।
ऑन द ईदर साइड हमारा यहाँ पर है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में क्या होता है ना, एक हाइलिन कार्टिलेज, एक कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज के अंदर एक तरह से ऑसिफिकेशन शुरू होता है, ठीक है, वो ऑसिफिकेशन शुरू हो जाता है। अब ऑसिफिकेशन होने के साथ साथ जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हो ना वो मर जाता है, तो मरने के साथ साथ वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी शुरू हो जाता है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होता है बाय द मीन्स ऑफ ऑस्टियोजेनिक सेल्स, जिसको हम बोले थे ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पर होता है। और ऑस्टियोब्लास्ट जब हो रहा है तब क्या होता है ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब जो होता है वो जाके वहाँ पर डिपॉजिट होने रहते हैं। अब इसीलिए ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है उनका हाइपरट्रॉफी या फिर उनका नंबर इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर हम लोग का बन जाता है एक खोखलापन। आपको दिखाई दे रहा है खोखलापन यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद ये बढ़ता रहता है, दिस स्टार्ट्स इंक्रीज, और एक जेलेटिनस मैट्रिक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था। तो यहाँ पर बन जाता है आपका ऑस्टियोइड, ठीक है। ये ऑस्टियोइड में ही क्या होता है, और ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स आना शुरू करते हैं, वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू करते हैं। तो एक साइड पे कार्टिलेज को दो हिस्सों में ये लोग पुश कर देते हैं ऑन द ईदर साइड। तो ये जो ईदर साइड में इनको पुश कर देते हैं तो ये बाद बन जाता है लास्ट में जाके आर्टिकुलर सरफेसेस, और बीच में बन जाता है हमारा बोन। तो इसको हम बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ये वाला याद रखिए, ये वाला डेफिनेटिव 5 या 3 मार्कर का एक क्वेश्चन बन सकता है आपको यूनिवर्सिटी प्रॉफ एग्जाम्स में, और ज़्यादातर दिस पार्ट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से एक बार रिविजन कर लेते हैं ना। जो बोन डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, no pre-existing cartilage model is required, it mainly forms flat bone of the skull or maintains the part of mandible, clavicle and developed by this method, ठीक। अब दूसरे में देखते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। यहाँ पर बोन डेवलप बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हाइलिन कार्टिलेज मॉडल। ये वाला आपका यहाँ पर कीवर्ड है, ये वाला आपका यहाँ पर कीवर्ड है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर यूजुअली अपीयर्स इन द डायफाइसिस, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर इन द एपिफाइसिस, मोस्ट लॉन्ग बोन्स डेवलप प्रीडोमिनेंटली बाय दिस मेथड। देखिए यहाँ पर जो शब्द है मोस्ट लॉन्ग बोन्स, ये वाला भी आपका यहाँ पर कीवर्ड है, जो कि बाय एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से बनता है। जो पहले से हम बात करते हैं ना कि एपिफाइसिस डायफाइसिस उनका फ्यूजन, यही है वो ऑसिफिकेशन वाला चीज़। अब देखते हैं ग्रोथ ऑफ बोन ना। इंक्रीज इन लेंथ अकर्स एट द एपिफाइजल ग्रोथ प्लेट, फिर इंक्रीज इन थिकनेस अकर्स बाय अपोजिशनल ग्रोथ बीनीथ द पेरियोस्टियम। ग्रोथ प्लेट एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन, जो पहले बताया था आपने पढ़ा होगा, ग्रोथ हार्मोन। एंड प्री मैच्योर एपिफाइजल क्लोजर में कॉज शॉर्टनिंग ऑफ डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी तो है ही, एक्रोमेगाली जो कि ज़्यादा आपने पढ़ा होगा कि इंक्रीज इन जीएच हार्मोन लीड्स टू एक्रोमेगाली, बहुत लंबा हो जाना, तो वो सब चीज़ें हो ही सकता है। इसके साथ साथ याद रखिए ये जो मेल्स होता है ना, मेल्स में ये बहुत दिन तक एपिफाइसिस जो है वो ग्रोथ करता रहता है, इसीलिए उनका जो हाइट होता है वो बढ़ता है। बट फीमेल्स का क्या होता है, ये जो एपिफाइसिस होता है ना, एपिफाइसिस जल्दी फ्यूज़ होता है, इसीलिए उनका जो ये हाइट है ना वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू दैट ऑफ मेल्स, क्योंकि मेल्स में एपिफाइसिस बाद में फ्यूज़ होता है इसीलिए, पर फीमेल्स में वो जल्दी फ्यूज़ होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन या हिस्टोलॉजिकल पिक्चर। देखिए हिस्टोलॉजिकल पिक्चर मतलब क्या होता है ना, जो आप माइक्रोस्कोप के यूज़ से देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको जैसे पता होगा कि आपने पढ़ा था, जो बीच में होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल, है ना। देखिए हैवर्शियन कैनाल, अब दो हैवर्शियन कैनाल को जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं वॉक्समैन कैनाल, ठीक है। अब लैमेली कुछ बनता है, देखिए ये जो राउंड राउंड ऐसा है ना, इनको हम बोलते हैं लैमेली। लैमेली कुछ तरह का होता है, फर्स्ट होता है इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेली और वो होता है दूसरा इंटरस्टिशियल लैमेली। अब इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेली क्या होता है ना, जो अंदर की साइड पे होता है, देखिए जैसे ये कॉन्सेंट्रिक इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेली। दूसरा क्या होता है इंटरस्टिशियल लैमेली, देखिए ये जो ये ऐसा साइड बन चुका है, इसका बाहर वाले जो है ना, जो बाहर वाले पार्ट है, यहाँ पर जो लैमेली बन रहा है ऐसे ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लैमेली। और दो लैमेली के बीच में जो जगह है इसको हम बोलते हैं सीमेंट लाइन, और सबसे बाहर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्कमफेरेंशियल लैमेली। जैसे कि देखिए मैं अपना हिस्टोलॉजी का जो रिकॉर्ड था वहीं से मैं ये फ़ोटो लेके आया हूँ।
फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने देख लिया था, बीच में होता है हैवर्शियन कैनाल, फिर होता है कैनालिक्यूली और लैक्यूना। ये बीच में का जो पार्ट है ये है ऑस्टियन, और ये जो लैमिला होता है, लैमिला बहुत तरह का होता है, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमिले, फिर इंटरस्टिशियल लैमिले और आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमिले। ठीक है, अब यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, ये वाला है पेरियोस्टियम लेयर जो कि आउटर साइड है, फिर आता है एंडोस्टियम, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा लैक्यूने। ये देखिए यहाँ पर आपको लैक्यूने मिल जा रहा है, यहाँ पर ऐसे करके लैक्यूने। यहाँ पर है सीमेंट लाइन जो कि दोनों के बीच में एक ऐसा आउटर पार्ट बनाता है, वो वाला। उसके साथ हैवर्शियन कैनाल बीच में कॉमन जॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं वॉक्समैन कैनाल। और यहाँ पर आपको मिलेगा कंसेंट्रिक लैमिली, बाहर आपको मिलेगा सर्कमफेरेंशियल लैमिली जो कि इंटरस्टिशियल बनता है और एक्सटर्नल बनता है। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन आपका हो गया, ये आपको बनाना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। अब देखिए ये जो पार्ट है ना हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं रिपेयर इन बोन्स। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोगों के बोन्स में सबसे बड़ा डिफॉर्मिटी या फिर जो क्लिनिकल पोर्शंस में हम देखते हैं वो है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का जो होता है वो आपको पता होगा कि एक पट्टी लगा के 1 महीने आपको बोल देगा कि रेस्ट लीजिए। तो आपको शायद ये क्वेश्चन आया होगा कि ये हील होता कैसे ना, उसका एक फॉर्मेशन होता है, उसका एक वर्क फ्लो होता है कि कैसे वो हील हो। तो हम देख लेते हैं, ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट 5 या 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है फॉर ए यूनिवर्सिटी प्रॉफ एग्जामिनेशन। तो देखिए क्या होता है, जब फ्रैक्चर होता है ना तो इमीडिएटली वहाँ पर एक हीमाटोमा बनता है। हीमाटोमा मतलब क्या होता है ना, एक सूजन या जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग किससे बनता है, तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर इसका बोन फ्रैगमेंट्स होगा और उसके साथ जो ब्लड कंपोनेंट है वहाँ भी यहाँ पर स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाएगा, WBCs आना शुरू हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट्स बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये जगह यहाँ पर सूज जाएगा, इसीलिए वहाँ पर देखना एक लाल कलर जैसा हो जाता है। ठीक है, रेडनेस। दूसरा क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो जगह तो फूला ही रहेगा, उसके साथ साथ ना कुछ फाइब्रोकार्टिलेजिनस केलस बनाएंगे। फाइब्रोकार्टिलेजिनस का मतलब आप सोचिए यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स आता है। कॉन्ड्रोसाइट मतलब जो कार्टिलेज बनाता है वो पहले आता है यहाँ पर, और छोटा मोटा न्यू ब्लड वेसल्स आते हैं ताकि वो जगह को ब्लड मिले। अगर न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता रहा है तो ऑटोमेटिकली वो हील हो पाएगा। तो इसीलिए ये हील जो हो पा रहा है, इसीलिए छोटा मोटा देखिए आर्टरीज आ रहा है, और यहाँ पर ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स और ये जो कार्टिलेजिनस सेल्स है ये दोनों मिलाकर ना कुछ छोटे छोटे ऐसे करके कंपोनेंट बनेंगे जिसको हम बोलते हैं कैलस। कैलस आर द यूनिटरी स्ट्रक्चर्स जो कि बाद में जाके हमारा बोन हीलिंग पे सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी केलस। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी केलस। अब दोस्तों में ये जो है वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस केलस बन गया था। अब क्या होगा ना, यहाँ पर ऑस्टियोजेनिक सेल्स या ऑस्टियोब्लास्ट्स आएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट्स आके यहाँ पर वही जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस केलस था ना उनको बना देगा बोनी केलस। बोनी केलस वो कॉन्ड्रोसाइट्स के जगह पे अब आ जाएगा ऑस्टियोब्लास्टिक सेल जो कि बोन बनाता है। ठीक है, और कुछ दिन बाद हील फ्रैक्चर वहाँ जगह वो हील हो जाता है और ये जो हीमाटोमा है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। उसके साथ देखिए ये जो हो ना यहाँ पर बोन का थोड़ा ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ हो चुका है। ये ऊबड़ खाबड़ बोन ना कुछ दिनों के बाद ऐसा प्लेन बन जाएगा बाय द मीन्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्ट एक ऐसा तरह का बोन्स का सेल्स होता है ना जो आके यहाँ पर रीमॉडलिंग करता है। रीमॉडलिंग मतलब उसको जैसे हमारा सीस का कागज़ होता है ना, ऐसे हम घिसते हैं तुम पेपर के ऊपर या फर्नीचर्स के ऊपर तो वो कैसे स्मूथ हो जाता है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आके यहाँ पर घिसना शुरू कर देंगे या इसका जो एक्सेसिव सेल्स है उसको खाना शुरू कर देंगे, जो कि हम बोलते हैं जो है रीमॉडलिंग, और उसको वो वहाँ से हटा देता है। तो यही हमारा है हील फ्रैक्चर। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या उसका था। फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड हेमाटोमा, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कैलस बाय फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस, फॉर्मेशन ऑफ बोनी कैलस बाय द एक्सचेंज ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रैक्चर इज हील्ड। तो देखिए जब हम मेडिकल साइंसेस का बात कर रहे हैं, एनाटॉमी इज एक्चुअली इनकम्प्लीट विदाउट द क्लिनिकल कोरिलेशंस। तो पहले हमने बताया था क्या ना अबाउट बोन फ्रैक्चर दैट डिपेंड्स ऑन ब्लड सप्लाई एंड ऑस्टियोजेनिक एक्टिविटी अलॉन्ग विद ऑस्टियोक्लास्टिक, लास्ट पे जो रिमॉडलिंग में हेल्प करता है। दूसरा है एवेस्कुलर नेक्रोसिस व्हेन ब्लड सप्लाई टू द बोन इज कंप्रोमाइज्ड। सो थर्ड है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है ना, ये जो मैरो और जो वैस्कुलर चैनल्स है ना इसमें जाके
हेयर पिन लूप्स जो हमने पढ़ा था मेटाफाइजियल आर्टरीज में, वहाँ पर अगर जाके कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन होने के लिए ऑस्टोमाइलाइटिस होता है, जो कि होता है यूजुअली इन चिल्ड्रंस। एडल्ट पे नहीं होता क्योंकि ये एडल्ट पे बाद में जाके न्यूट्रेंट आर्टरी के साथ और एपीफाइशियल आर्टरी के साथ फ्यूज होकर एक स्ट्रेट आर्टरी बना लेता है, इसीलिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एपीफाइशियल इंजुरीज इन चिल्ड्रन कैन डिस्टर्ब द ग्रोथ। एग्जैक्टली अगर एपीफाइशियल में कुछ इंजुरी होता है तो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स जो है ना वो वहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर बाइंड नहीं कर पाएंगे तो ऑफकोर्स डिस्टर्ब होगा उसका ग्रोथ विल बी हैम्पर्ड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, सो माय डियर मेडिकल एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने स्केलेटन का आज बात कर लिया है जनरल एनाटमी से, जिसका पार्ट है हम लोग का 2A। नेक्स्ट में हम लेके आएंगे पार्ट B इसी लेक्चर का, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स। एक्चुअली जॉइंट्स वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसको दूसरे सेशन में डील करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। विशिंग यू पीपल ऑल द बेस्ट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।